नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया आपके लिए पॉलिटी की 18th क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 के बारे में। यानी जो भी हमारा संविधान है उसके पार्ट 4 में दिया गया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं हमारे संविधान में, जिसके बारे में हमने कल बात किया था कि जो भी एम है इसका DPSP का, वो DPSP को हमने किस लिए बनाया कि एक वेलफेयर स्टेट बना सके, यानी कल्याणकारी राज्य बना सके। इसके लिए DPSP का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और ये DPSP को हमने लिया कहाँ से था? ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और पिछली क्लास में हमने देखा आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। आर्टिकल 36 में हमने समझा था कि जो स्टेट को डिफाइन कर रहा है आर्टिकल 36 DPSP में, और आर्टिकल 37 है वो कहता है कि DPSP को ये स्टेट के नज़रिए से चलेगा, ना कि इन्फोर्सिएबल होगा किसी जुडिशरी के पावर से। ठीक है, ये जुडिशरी पावर इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। ठीक है, DPSP को हमने फिर देखा था उसी में कि 3 फॉर्म में डिवाइड किया गया, सोशलिस्ट गोल, गांधीयन गोल और सिविक या इंटेलेक्चुअल गोल। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसमें आर्टिकल 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। इतने आर्टिकल हम आज बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल 16 आर्टिकल है, जिसमें से हम 7 आर्टिकल आज बात करेंगे, बाकी के बचे हुए कल हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 38 के बारे में 36 और 37 हमने बात कर लिया। तो देखते हैं हम आर्टिकल 38 क्या कहता है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, जो हमारे सोशलिस्ट गोल में पाया जाता है, यानी आय की असमानता को कम करने के लिए 38 अनुच्छेद को लाया गया। ठीक है, जो भी हम जानते हैं कि सबको अलग अलग तरीके से आय दी जाती है, महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, उनको अलग अलग दी जाती है। तो उसी असमानता को कम करने के लिए आर्टिकल 38 का प्रावधान किया गया है। द ड्यूटी ऑफ द स्टेट इज टू रन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम फॉर सिटीजन्स, यानी राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण कार्यक्रम चलाए जाए। ठीक है, यानी जो राज्य है वो ऐसे कार्यक्रम चलाएगा जैसे वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबके लिए हेल्प करे। ठीक है, ना कि किसी एक पर्सन या एक कम्युनिटी को हेल्प करे। राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो सभी को एक समान रूप में लेके चले। आर्टिकल 38 यही कहता है। ठीक है, आर्टिकल 39 है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लेवलीहुड, यानी आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। जो भी हम जहाँ से भी हमें इनकम हो रहा है, इनकम का स्रोत हो। आर्टिकल 39 सिंपल ये कहता है कि इनकम का कहीं ना कहीं स्रोत हो, हर एक फैमिली में कोई ना कोई पर्सन हो कमाने वाला, और ये कमाने के लिए जो साधन होगा वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करवाए। ठीक है, कि हम जहाँ जाएँ वहाँ नौकरी करें या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े। हर एक स्टेट अपने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करे। ये आर्टिकल 39 कहता है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो। प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज फॉर सिटीजन, यानी नागरिकों के लिए उचित संसाधन प्रदान करें। आर्टिकल 39 ये भी कहता है। अब उचित संसाधन के मतलब हम क्या कह सकते हैं? उचित संसाधन यानी पब्लिक हेल्थ हो, हाइजीन हो, हर एक चीज़ जो भी हो, और प्रोवाइड हैप्पी इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन, यानी जो भी बच्चे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट वैसा प्रोवाइड करें जैसे खेलने के लिए पार्क बनाए जाते हैं उस टाइप से, और जो भी पेमेंट मिलता है सबको, वुमेन और मेन को एक समान मिले। तो ये सब आर्टिकल 39 के आधार पर बोले जाते हैं। आर्टिकल 40 कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इन एवरी विलेज, यानी हर गांव में ग्राम पंचायत का संगठन कौन करवाएगा? ये भी राज्य का ही एक दायित्व बनता है कि वो हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत का संगठन कराए। आर्टिकल 40 में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क, यानी काम करने का अधिकार है। आर्टिकल 41 कहता है कि हम किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन हो, उसको कार्य करने का अधिकार है, और वो जो कार्य करेगा उसके लिए जो साधन प्रोवाइड कराया जाएगा वो स्टेट द्वारा ही कराया जाएगा। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आर्टिकल 41 के आधार पर। आर्टिकल 42 क्या कहता है देखते हैं। आर्टिकल 42 कहता है राइट टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों का अधिकार है। जो भी हम मानव हैं उनको कार्य जो करेंगे वो उचित परिस्थिति में कार्य करें। ये नहीं कि ऐसी जगह उनको कार्य करने का मौका मिले जहाँ पे उनको शरीर के लिए नुकसान पहुंचाए। तो आर्टिकल 42 ये कहता है कि जो भी मानव कार्य कर रहे हैं, जहां भी कार्य कर रहे हैं, स्टेट उनको सुरक्षित वातावरण में कार्य करने का मौका देगा। आर्टिकल 42 कहता है। आर्टिकल 42 में ही जो महिलाओं को मैटरनिटी रिलीफ वगैरह दिया जाता है वो आर्टिकल 42 के आधार पर ही स्टेट प्रोवाइड कराता है। ठीक है,
आर्टिकल 43 क्या कहते हैं? राइट टू वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए श्रमिकों का अधिकार है। आर्टिकल 43 कहता है कि जो भी उद्योग है, जो भी इंडस्ट्रीज है, उसमें जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसमें जो श्रमिक होंगे, वर्कर्स होंगे, जितने भी वर्कर्स होंगे, उनको उद्योग में प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार आर्टिकल 43 दिलाता है। स्टेट ये कार्य करेगा। और आर्टिकल 43 दो भागों में डिवाइड है, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 43B। ठीक है, आर्टिकल 43 को हम 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किए, और आर्टिकल 43A हमने देखा था कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उस आधार पर जोड़ा गया था 43A को। 43B को 2011 में जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल 44। इसमें है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन एवरी स्टेट, यानी हर राज्य में समान नागरिक संहिता हो, यानी सबके अलग अलग कानून, जो भी धर्म अलग अलग हैं उनके अलग अलग कानून ना हो, सबका एक समान कानून हो, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर माना जाएगा। मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो के सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल 7-8 मिनट का वीडियो है, आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट था वो गोवा राज्य था, और सेकेंड नंबर पे इस टाइम पे 2020 या 2022 कह सकते हैं, इस टाइम पे उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास किया है। आर्टिकल 44 में 44 में यही दिया हुआ है कि स्टेट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा हर एक स्टेट में, जबकि ये बस अभी तक 2 ही स्टेट में लाया है, एक तो उत्तराखंड हो गया और इससे सबसे पहले लाया गया था गोवा में। आर्टिकल 45 क्या कहते हैं कि प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 6 years ऑफ एज, यानी जो 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। जो भी 3 से 6 साल बोल सकते हैं, फिर 0 से 6 साल के बच्चे होंगे, उनको शिक्षा देने का प्रावधान भी स्टेट कराएगा। इसमें पहले आर्टिकल 45 में ही पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रावधान था, बट उसको जब आर्टिकल 21A में रख दिया गया, तो आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों का कर दिया गया, या फिर 3 से 6 साल के बच्चों का कर दिया गया एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है, और गाँव में जो आशा वर्कर होते हैं वो लोग कार्य करते हैं इसके लिए, और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं आर्टिकल 45 के आधार पर, जो बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। आर्टिकल 45, ठीक है, 6 साल तक के बच्चों के लिए। और आर्टिकल 45 को 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में इसको लागू किया गया था। 86 अमेंडमेंट इसमें किया गया था 45 आर्टिकल में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे आर्टिकल 45 तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक। और आज हमने क्या बात किया कि आर्टिकल 38 से लेके 45 तक बात किया, और इसके पहले हमने बात कर लिया था 36 और 37 के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, और इस वीडियो के PDF फाइल को लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप ये अगर टाइप करेंगे टेलीग्राम में जाकर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।